नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरी बातों में हमेशा एक बात रहती है कि कभी कोई जगह श्रापित नहीं होती, उसे श्रापित बनाती है उस जगह में होने वाली घटनाएं। एक जगह जो हमेशा से शांत थी, वहां पर अनहोनी घटना हो जाए तो वह जगह श्रापित हो जाती है। ये कहानी है ऐसी ही एक जगह की जो पहले तो रहने लायक थी, लेकिन बाद में रहना तो दूर, लोग उसे एक नजर देखते तक नहीं थे। क्या हुआ था इस जगह में और कौन थे वहां पर, चलिए जानते हैं। वाणी, अदिति, आकाश और सुभाष चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक रात सुभाष लौटते समय एक खाली बंगले के अंदर चला गया, जहां पर उसने कुछ मूर्तियां और तस्वीरें देखीं, और उसके बाद वह वापस कभी नहीं आया। उसकी दूसरी दोस्त अदिति भी उस बंगले के अंदर चली गई और वह भी वापस नहीं आई। जब उसे ढूंढने के लिए आकाश और उसकी मां उसके अंदर गए तो उन्हें वहां एक कमरे में अदिति बेहोश मिली। जब वह उसे लेकर वापस आ रहा था, तब आकाश को वहां एक लड़की दिखी जो पानी का ग्लास लिए हुए उसके पीछे खड़ी थी। पानी ले लीजिए। घूंघट के पीछे भी उसकी मुस्कान, उसके लाल होंठ आकाश को अपनी तरफ खींच रहे थे। घूंघट के पीछे चमकती हुई उसकी दो आंखें आकाश को अंदर तक देख रही थीं। भले ही उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आकाश उसकी खूबसूरती को महसूस कर पा रहा था। आकाश, अदिति मिल गई है। आकाश को हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर से उसे आवाज दे रहा हो। आकाश, तुम वहां क्या देख रहे हो? नीचे आओ। अचानक उसे ऐसा लगा कि वह नींद से जगा है, और जब उसने नीचे देखा तो अदिति की मम्मी खड़ी थी और उनके बाजू में अदिति खड़ी थी, जो अभी बेहोशी की हालत में थी और बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। अदिति को नीचे देखकर आकाश की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जब अपने हाथ में देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने आसपास देखा तो उसके आसपास भी कोई नहीं था। वह अकेला ही वहां खड़ा था। चलो निकलो यहां से, अंधेरा होने वाला है। यह जगह सुरक्षित नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है। ऐसा खुद को समझाते हुए आकाश जल्दी से नीचे उतर गया। उसने देखा तो अदिति ऐसे खड़ी थी जैसे उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया हो। अदिति की ऐसी हालत देखकर आकाश को उसकी चिंता होने लगी। आंटी, आपको अदिति कहाँ मिली और उसकी ये हालत कैसे हुई? आकाश ने देखा कि अदिति ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसकी मां ने बड़ी मुश्किल से उसको संभाला हुआ था। बेटा, ये सारी बातें हम बाहर जाकर करेंगे। ये जगह मुझे डरावनी लग रही है। धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था और हल्के अंधेरे में वह बंगला और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जो तस्वीरें और मूर्तियां अब तक सुंदर लग रही थीं, वे अब भयानक लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह सब उनकी हर हरकत को देख रही हैं और किसी भी समय वे उनके पास आ जाएंगी। आप ठीक कह रही हैं आंटी, चलिए चलते हैं। अदिति ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए आकाश ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और वह तीनों बंगले से बाहर निकल गए। उन लोगों का ध्यान नहीं था, लेकिन तीसरी मंजिल से वही औरत जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, वह उन सबको देख रही थी। वे लोग वहां से तुरंत अस्पताल जाना चाहते थे। क्योंकि अदिति बेहोश थी, इसलिए आकाश जल्दी से एक ऑटो लेकर आ गया और वे लोग वहां से निकलने लगे। दूसरी कोठी में से वही औरत जिसने उनको वहां जाने से मना किया था, वह चुपचाप खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किस चीज से डर रही थी यह अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। अदिति की मां ने आकाश को अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। आकाश भले ही अदिति का दोस्त था, लेकिन उसके माता पिता भी तो उसके बारे में चिंता कर रहे होंगे। यही सोचकर उन्होंने जबरदस्ती आकाश को अपने घर भेज दिया। अदिति तो उन्हें मिल गई थी, लेकिन अभी तक सुभाष का कोई पता नहीं था। आकाश ने वहां के लगभग हर कमरे चेक कर लिए थे, लेकिन उसे वहां सुभाष कहीं नहीं दिखा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से सुभाष की चिंता भी हो रही थी, इसलिए उसने सिगरेट पीने के बारे में सोचा। वैसे तो आकाश सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन जब भी वह ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था या फिर परेशान होता था, तब सिगरेट पीने से उसे राहत महसूस होती थी। वह और सुभाष हमेशा छत पर जाकर सिगरेट पिया करते थे, इसलिए वह भी इस समय छत पर चला गया। उसने सिगरेट सुलगाई और हवा में धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। वह अपने पुराने दिन याद कर रहा था,
जब वे चारों बिना किसी टेंशन के आराम से घूमा करते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए थे। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धुआं छोड़ दिया। तभी उसे धुएं में किसी इंसान की आकृति महसूस हुई और यह देखते ही वह 2 कदम पीछे हट गया। उसने ध्यान से देखा तो वहां उसके सिवा और कोई नहीं था, लेकिन उसे धुएं में एक आकृति दिखाई दी थी। क्या वह भी उसका एक भ्रम था या फिर कुछ और? खुली हवा में भी उसे पसीना आने लगा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह टटोलने की कोशिश की कि वहां पर कोई है या नहीं, लेकिन तभी उसका हाथ किसी से टकरा गया जो उसके सामने था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? आकाश ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आकाश ने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया और देखने की कोशिश की कि अब उसके सामने कोई है या नहीं, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे आ गया और तभी उसकी नजर घर के मेन गेट के ऊपर गई। आकाश के टेरेस से घर का मेन गेट आराम से दिखाई दे रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में उसे लग रहा था कि कोई गेट के पास खड़ा है और वहां से उसे ही देख रहा है। कौन है वहां पर? आकाश ने ऊपर से ही आवाज दी। आकाश की आवाज सुनकर जो भी वहां था वह वहां से भाग गया। आकाश ने उसकी आवाज लगाई, लेकिन जो कोई भी था वह रुका नहीं और वहां से चला गया। वह उस वक्त छत पर था, इस वजह से वह कुछ नहीं कर पाया। अब उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह नीचे आकर सो गया। अभी उसने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि उसे लगा मानो किसी ने उसके पलंग को जोर से हिला दिया हो। आकाश डर गया और उसने आंखें खोलकर देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त वह अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और ही मौजूद था। यह कौन सी जगह है? मैं कहां आ गया? आकाश ने देखा कि इस वक्त वह एक शानदार कमरे में मौजूद था। वह कमरा उसके कमरे से 2 गुना बड़ा था और सुंदर भी। वहां पर हर चीज महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। कमरे में छोटे छोटे स्टैच्यू लगे हुए थे और दीवार पर एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर थी। उसे यह सारी जगह जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि यह तो वैसा ही कमरा है जैसा उस मौत के बंगले में था। वह धीरे से पलंग से नीचे उतरा और कमरे को ध्यान से देखते हुए बाहर की तरफ निकल गया। बाहर का दृश्य देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह वही बंगला है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त तो बंगला एकदम नया लग रहा था, जबकि जिस बंगले में वे गए थे वह पूरी तरह से खंडहर था। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि जो वह देख रहा है वह कोई सपना है या फिर कोई भ्रम। आकाश आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे किसी लड़की के दर्द में कराहने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की दबी हुई आवाज में मदद की गुहार लगा रही हो। कौन है वहां पर? आकाश ने जैसे ही यह सवाल पूछा वह आवाज बंद हो गई। इतना बड़ा घर, लेकिन वहां पर आकाश के सिवा दूसरा कोई इंसान नहीं था। सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी जो अब बंद हो गई थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और इन सब के बीच आकाश उस आवाज का स्रोत ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह हर तरफ देखते हुए आगे जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे से तेजी से निकलकर भाग गया हो। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह पीछे पलटकर यह सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपने कान के पास किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। बाबूजी। यह आवाज इतने करीब से आई थी कि आकाश बर्फ की तरह जम गया। उसे पीछे पलटकर देखने में डर लग रहा था, क्योंकि अभी भी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसने आंखें बंद की और हिम्मत करके पीछे पलटकर देखा तो अचानक वहां पर अंधेरा हो गया। वहां इतना अंधेरा था कि उसे अपने हाथों को देखने में भी तकलीफ हो रही थी। बाबूजी। उसे फिर से एक आवाज अपने कान के पीछे सुनाई दी। कौन हो तुम? मेरा नाम आकाश है। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आसपास से आई हुई आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। कभी उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी तो कभी किसी के पायल की। कभी कोई उसे बाबूजी कहकर बुला रहा था तो कभी कोई मीठी आवाज में हंस रहा था। आकाश अंधेरे में अपने हाथ पैर मार रहा था ताकि कोई उसके हाथ लगे, लेकिन वहां पर ठंडी हवा के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह पीछे पीछे जा रहा था कि अचानक वह सीढ़ी के पास आ गया। वह कुछ समझ पाता उसे पहले ही उसका पैर फिसल गया और वह ऊपर से नीचे गिर गया। वह चीखते हुए उठकर बैठ गया। उसने देखा तो वह सिर्फ एक सपना था और वह अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत किया कि तभी दरवाजा खुला और उसकी मां कमरे के अंदर आ गई। आकाश के मम्मी पापा का कमरा उसके बाजू में ही था, इसलिए शायद उसके चीखने की आवाज
उसकी माँ तक पहुंच गई होगी। बेटा, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? आकाश की माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कुछ दिनों से उन सब के माता पिता परेशान थे, क्योंकि उन चारों दोस्तों में से दो गायब हो चुके थे और एक अभी भी नहीं मिला था। उन लोगों को इस बात का डर था कि यही सब कुछ उनके बच्चों के साथ ना हो जाए। कुछ नहीं माँ, मैंने बस एक बुरा सपना देखा था। मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें मंदिर लेकर चलती हूँ। पंडित जी से आशीर्वाद दिला देती हूँ। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वैसे तो आकाश इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वह अपनी माँ को मना भी नहीं कर पाया। इसलिए अपनी माँ की बात मानकर वह जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। उनके घर के नजदीक ही एक बड़ा मंदिर था। वह दोनों वहां चले गए। वह मंदिर वहां पर कई सालों से था। वह भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और आकाश की माँ उन पर बहुत भरोसा करती थी। आकाश नास्तिक नहीं था, लेकिन वह ऐसा मानता था कि भगवान का अगर नाम भी ले लिया जाए तो भी वह अपनी कृपा आप पर बरसा ही देंगे। इसके लिए मंदिर जाकर बिना काम के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में पंडित जी ने आकाश के हाथ में लाल रंग का धागा बांध दिया और उसे दिन में 111 बार महामृत्युंजय का जाप करने के लिए कहा। आकाश की मां अभी भी पंडित जी से बात कर रही थी, लेकिन आकाश मंदिर के बाहर आकर अपनी बाइक के पास बैठकर अपनी मां का इंतजार करने लगा। तुझ पर उसकी नजर पड़ गई है, अब तू चाहकर भी उसे दूर नहीं जा पाएगा। आकाश अपने फोन में रील्स देख रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई। अचानक आवाज से आकाश एकदम डर गया और उसने पीछे पलटकर देखा। वहां एक भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे और मैले हो चुके थे और उसके शरीर पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। वह हंसते हुए आकाश को देख रहा था और बार बार वही बात दोहरा रहा था। उसे पीछा छुड़ाने के लिए आकाश ने 10 का नोट उसके हाथ में दे दिया। उस भिखारी ने नोट लिया और जाते जाते फिर से एक बार पलट कर देखा और कहा, अगर तेरे जीवन में कोई लड़की है तो उसे खुद से दूर कर ले, वरना वह भी नहीं बचेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पैसे दे दिए हैं, अब चुपचाप यहां से जाओ। भिखारी की बातों से आकाश को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए उसे वहां से भगा दिया। वह भिखारी जाते जाते भी पलट पलट कर उसे देख रहा था और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह चेतावनी दे रहा हो। आकाश का पूरा ध्यान उस भिखारी की तरफ था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह चौंकते हुए पीछे पलटा तो वहां उसकी मां खड़ी थी। क्या हुआ? तू क्या देख रहा है? आकाश ने वापस देखा तो अब वहां वह भिखारी नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ नहीं मां, एक भिखारी था, फालतू में परेशान कर रहा था। आकाश की मां पीछे बैठते हुए बोली, अब चल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। मैं एक लाल धागा अदिति के लिए भी ले आई हूं। मुझे उसकी मां की चिंता हो रही है, बिछड़कर कितनी परेशान होगी। आकाश को भी अदिति और उसकी मां की चिंता हो रही थी। अदिति अपनी मां का इकलौता सहारा थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी मां का क्या होता? यही सोच सोचकर आकाश परेशान हो रहा था। जब वे लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पुलिस भी आई हुई थी। वे लोग अदिति की मां से पूछताछ कर रहे थे। जैसे ही आकाश वहां पहुंचा, पुलिस वालों ने उससे भी पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि शायद जहां अदिति मिली थी वहां सुभाष भी हो सकता था। वे सब अच्छे दोस्त थे, इसलिए चारों को टारगेट किया जा रहा था। अब तक आकाश को भी यही लग रहा था। अदिति तो मिल गई थी, लेकिन सुभाष का अभी तक कोई पता नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि सुभाष कहां गायब हुआ था, जबकि अदिति के बारे में उन्हें सब पता था। आकाश की बात सुनकर पुलिस वाले भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने भी उस बंगले के बारे में सुना था। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोग उस बंगले का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आकाश ने पूछा। तुमने उस बंगले के बारे में कभी नहीं सुना? वहां जो भी जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। किसी को यह तक नहीं पता कि कितने लोग वहां पर गायब हो चुके हैं। सर, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भी तो वहां गए थे और जिंदा वापस आए हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम दिन में गए थे, लेकिन अदिति तो वहां रात भर बेहोश रही थी। हम उसे अगले दिन लेकर आए और वह सही सलामत है। आकाश की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी यह बात सही है कि तुम और अदिति की मां वहां से जिंदा लौट आए, लेकिन अदिति की हालत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर का भी कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे अब तक होश क्यों नहीं आया। लेकिन जो भी हो, हम लोग सुभाष को ढूंढने के लिए वहां जरूर जाएंगे। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई। फिर आकाश और उसकी मां उस कमरे में गए जहां अदिति को भर्ती किया गया था।
वह अब तक होश में नहीं आई थी। अदिति की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। आकाश की माँ ने उन्हें संभाला और जबरदस्ती खाने के लिए कैंटीन ले गई। तब तक आकाश वहीं बैठा रहा। अदिति को इस हालत में देखकर आकाश को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अदिति के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो अदिति, सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। आकाश ने इतना कहा ही था कि उसने देखा अदिति कुछ बोल रही है, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति, तुम क्या कह रही हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। यह कहते हुए आकाश उठने ही वाला था कि अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की पिछले 2 दिन से बेहोश थी। आकाश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं छूटा। अदिति अभी भी कुछ कह रही थी। यह सुनने के लिए आकाश ने अपना कान उसके मुंह के पास किया। जैसे ही वह पास गया, उसे उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगी। मुझे छोड़ दो, जाने दो। सुभाष, तुम ठीक हो ना? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अदिति यह क्या बोल रही है। वह ऐसे बात कर रही थी जैसे वह इस वक्त किसी मुसीबत में हो और सुभाष भी उसके आसपास ही हो। बाबूजी, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अदिति की आवाज अचानक भारी हो गई और उसने एक अलग आवाज में यह बात कही। आकाश ने जब अदिति की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों का काला हिस्सा गायब था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। यह देखकर आकाश अदिति से दूर होने गया, लेकिन अभी भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। आकाश ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना हाथ छोड़ा नहीं पा रहा था और ऊपर से अदित्य अभी भी उसी तरह उसे देख रही थी और बार बार यही कह रही थी कि वह उसका इंतजार कर रही थी। आकाश, कहाँ हो तुम? अचानक किसी की आवाज से अदिति ने उसका हाथ छोड़ दिया। आकाश ने दरवाजे के पास देखा तो वहां पर वाणी खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह यही कमरा ढूंढ रही थी और अभी अभी वहां पर आई थी। आकाश ने वापस अदिति की तरफ देखा तो वह पहले की तरह ही बेहोश हो गई थी। कब से यह वार्ड ढूंढ रही थी। नीचे आंटी मिले थे। उन्होंने कहा था कि 25 नंबर का वार्ड है, वहां पर उन्होंने स्पेशल रूम लिया हुआ है। वाणी अपने साथ कुछ फ्रूट भी लेकर आई थी। उसने उस फ्रूट को टेबल पर रखा और फिर आकाश की तरफ देखा, जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसे लगा कि आकाश अदिति की तबीयत और सुभाष के लापता होने के कारण इतना परेशान है। उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश का ध्यान जब अदिति की तरफ गया तो उसने देखा कि अदिति ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके रखी हुई थी, जबकि अब तक वह खुली हुई थी। यह देखकर आकाश परेशान हो गया। क्या हुआ आकाश, सब ठीक है ना? आकाश को परेशान देखकर वाणी को उसकी चिंता होने लगी थी। आकाश और वाणी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए आकाश ने वाणी को अब तक जो हुआ था वह सारी बातें बता दी और यह सारी बातें सुनकर वाणी भी परेशान लग रही थी। उसने भी उस बंगले के बारे में सुना हुआ था, इसलिए उसे भी इस बात का डर था कि सच में कोई आत्मा अदिति के साथ यहां पर नहीं आ गई। दूसरी तरफ यह केस अब इंस्पेक्टर क्षितिज के हाथ आ गया था, जो वहां पर नया नया ही ज्वाइन हुआ था। यह केस जानबूझकर उसी के पास दिया गया था, क्योंकि उसे उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता था। जो कोई भी उस जगह के बारे में जानते थे, उन्होंने इस केस को लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह केस इंस्पेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। उसने पहले की सारी रिपोर्ट चेक की तो उसे पता चला कि सुभाष का फोन आखिरी बार इस बंगले के पास एक्टिव था और वहीं से उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। उसकी दोस्त अदिति वहीं से गायब हुई थी और दूसरे दिन जब उसका दोस्त और अदिति की मां वहां गए तो अदिति उन्हें वहां बेहोशी की हालत में मिली थी। क्षितिज को एक बात समझ आ गई थी कि उस बंगले में कुछ तो गलत हो रहा है। उसका मानना यह था कि उस बंगले में कोई गैर कानूनी काम हो रहा था और शायद गलती से सुभाष ने यह देख लिया था, इसी वजह से उसे गायब कर दिया गया। जब उसे ढूंढने के लिए अदिति वहां गई तो उसे भी गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके पहले ही आकाश और अदिति की मां वहां पर पहुंच गए और उसे सही सलामत बाहर लेकर आ गए। अगर यह बात सच है तो शायद अदिति की जान अभी भी खतरे में हो सकती है। क्षितिज ने एक बार उस बंगले की जांच करने के बारे में सोचा। उसने अपने साथ एक कांस्टेबल को चलने के लिए कहा, लेकिन सब लोग वहां जाने से इनकार कर रहे थे। क्षितिज को लग रहा था कि वह नया है और इस जगह पर पहली बार आया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। इन सब के बावजूद क्षितिज अकेले ही उस बंगले के लिए निकल गया। उसने देखा कि वह बंगला बहुत खूबसूरत था। हालांकि इस वक्त उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी,
लेकिन इस हालत में भी उसे देखकर पता लग रहा था कि एक समय में वह बंगला कितना खूबसूरत रहा होगा। उसने देखा तो आसपास भी कुछ घर थे, लेकिन उनमें से कुछ बंद थे क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था, और कुछ में शायद लोग थे, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बंगले के अंदर जाने से पहले क्षितिज बाजू की एक कोठी में गया जिसमें कोई ताला नहीं लगा हुआ था। उसने डोरबेल बजाई तो एक औरत ने दरवाजा खोला। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर क्षितिज है और मुझे इस बंगले के बारे में कुछ जानना है। क्या आप मुझे इस बंगले के बारे में कुछ बता सकते हैं? हो, उस औरत ने ध्यान से इंस्पेक्टर क्षितिज को देखा और कहा, उस बंगले के बारे में सोचना छोड़ दो इंस्पेक्टर। वह बंगला मनहूस है और उसके बारे में सोचना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्षितिज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या आज के जमाने में भी लोग इस तरह की बातों पर भरोसा करते हैं। इतना सुंदर और भव्य बंगला मनहूस कैसे हो सकता था? जिस तरह से क्षितिज उसे देख रहा था, वह औरत समझ गई कि वह उसे गलत समझ रहा है। इसलिए उसने कहा, मैं आपसे जो कह रही हूं उसका एक एक शब्द सच है इंस्पेक्टर। दरअसल यह बंगला आज से लगभग 50 साल पहले एकदम भव्यता से भरा हुआ था। इस जगह पर यह इस तरह का पहला बंगला था। उसके मालिक का नाम मणिकनाथ था और वह यहाँ का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह बंगला पूरी तरह से मनहूस हो गया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? क्षितिज के पूछने पर उस औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं आपको 50 साल की दिखती हूं जो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी होगी? यह तो आपको उस समय का कोई इंसान ही बता सकता है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस बंगले से हमेशा दूर रहना है। क्षितिज को समझ आ गया था कि उस औरत से उसे ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मुझे इस बंगले के बारे में किससे पूछना चाहिए? यह सवाल सुनकर उस औरत ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मणिकनाथ के बेटे दीनानाथ का घर यहां से कुछ दूरी पर है। वह आपको कुछ बता सकता है। क्षितिज ने उनसे दीनानाथ के बारे में पता किया और उनसे मिलने के लिए निकल गया। आकाश और वाणी अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। वाणी अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि किसी पर विश्वास करने या ना करने से उसके होने या नहीं होने पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन हमें सुभाष को ढूंढना तो होगा ही ना। मैं यहां आने से पहले सुभाष के घर गई थी। तब मुझे पता चला कि सुभाष के पिताजी ने अपने दूर के रिश्तेदार जो किसी नेता को जानते हैं, उन्होंने पुलिस को मजबूर किया है इस केस को जल्दी खत्म करने के लिए। काफी देर चुपचाप बैठने के बाद वाणी ने आकाश की तरफ देखकर कहा, सुभाष का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। उसके पिताजी और उनके रिश्तेदार काफी ऐसे पॉलिटिकल लीडर को जानते थे जो पुलिस को सुभाष को जल्दी ढूंढने के लिए मजबूर कर सकते थे। आकाश को इस बात की खुशी थी कि कम से कम अब तो पुलिस सीरियस हो जाएगी। लेकिन अगर सुभाष वहीं बंगले में गायब हो गया होगा तो मैं एक बार फिर उस बंगले में जाना चाहता हूं। क्या पता इस बार हमें सुभाष मिल जाए? आकाश ने वाणी की तरफ देखकर कहा। आकाश नहीं चाहता था कि उसकी मां को इसके बारे में पता चले, इसलिए उसने यह बात एकदम धीरे से कही थी। वाणी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। एक से भले दो। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। वहां पर कुछ खतरा हुआ तो? आकाश को सवेरे भिखारी ने कही हुई बात अच्छे से याद थी। वैसे तो उसके और वाणी के बीच में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी वह उसे खतरे में डालना नहीं चाहता था। आखिर वह लोग अच्छे दोस्त थे। ओह हेलो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या डरपोक हूं? तुम्हें याद है जब कॉलेज में हमें कोई परेशान करता था तब सबसे पहले मैं ही जाती थी उसे पीटने के लिए। उन लोगों की पुरानी बातें सोचकर आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी उसने अगले ही पल कहा, वाणी समझा करो, वह जगह सेफ नहीं है। आकाश ने वाणी को वहां चलने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वह अपनी जिद पर पड़ी हुई थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों ने दूसरे ही दिन उस बंगले में जाने के बारे में सोच लिया। तभी वहां पर आकाश और अदिति की मां आ गईं। कुछ देर के बाद वह लोग वहां से जाने लगे। उस समय आकाश की मां ने लाल धागा अदिति की मां के हाथ में देते हुए कहा, यह अभिमंत्रित धागा है बहन जी, इसे अदिति के हाथ में बांध देना, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। अदिति की मां ने वह धागा ले लिया और वह सब वहां से चले गए। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्षितिज दीनानाथ के घर पर आ गए। क्षितिज ने देखा कि दीनानाथ का घर एकदम सामान्य था, जहां पर मुश्किल से 2 बेडरूम, हॉल और किचन था, और किचन बहुत छोटा था। क्षितिज को समझ नहीं आ रहा था कि जब उनके पास इतना बड़ा बंगलो है
तो फिर वह लोग इस छोटे से घर में क्यों रह रहे हैं? दीनानाथ अपनी पत्नी, एक बेटे और बेटी के साथ वहां पर रहते थे। दीनानाथ की उम्र करीब 35 साल की लग रही थी और उसके बच्चे 15 और 10 साल के थे। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्षितिज दीनानाथ के सामने सोफा पर बैठा हुआ था। उसने दीनानाथ के घर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास इतना बड़ा बंगलो है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों रहते हो? आपने उस बंगलो के बारे में कभी सुना नहीं है क्या? वह मौत का घर है। उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे माता पिता के साथ हुआ वह मेरे और मेरे बच्चों के साथ हो। इसलिए मैंने वह घर छोड़ दिया। मैंने उसे बेचने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन मरना चाहेगा वहां पर? दीनानाथ ने दुख भरी आवाज में कहा। कोठे पर उस औरत ने भी ऐसा ही कुछ कहा था और अब तो खुद उस बंगले का मालिक भी ये कह रहा था। ये सारी बातें सुनकर क्षितिज उस बंगले के बारे में जानने के लिए और भी उतावला हो रहा था। मुझे लगता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लगता है वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से गैर कानूनी काम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ आप ही करवा रहे हो? क्षितिज ने शक भरी आवाज में पूछा। आखिर वह एक पुलिस वाला था और उसका तो काम ही सबके ऊपर शक करना है। उसे पता था कि इस तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को आराम से किसी जगह से दूर किया जा सकता है और फिर वहां से गैर कानूनी काम करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं इस छोटे से घर में रह रहा हूं और मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी पत्नी भी नौकरी करके मेरी मदद करती है। अगर मैं कोई गैर कानूनी काम करता तो मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। दीनानाथ क्षितिज के शक के कारण गुस्से में आ गया था। उसके घर की हालत इसी देखकर भी कोई उसके ऊपर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकता था? क्षितिज समझ गया कि दीनानाथ गुस्सा हो रहा है, इसलिए उसने मुद्दे पर आते हुए कहा, देखिए, एक लड़का गायब हो गया है और आखिरी बार वह उस घर के पास था। कल एक लड़की बेहोशी की हालत में उस घर में से मिली है। जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि कई लोग वहां जाकर गायब हो गए हैं और लोगों का कहना है कि आखिरी बार वह उसी घर के आसपास थे। कहते हुए क्षितिज ने अपने पास से एक कागज निकाला और उसे देखते हुए कहा, 6 महीने पहले कॉलेज के 5 लड़के वहां पर ड्यू एंड डेयर के चक्कर में वहां गए थे और उनमें से सिर्फ एक वापस आया और वह भी पागल हो गया। करीब 1 साल पहले वहां पर कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गए थे जो करीब 3 लोग थे और उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। उसके 2 साल पहले वहां पर एक कपल गया था और वह भी वापस नहीं आए। इतना कहकर क्षितिज ने कागज फोल्ड करके वापस अपनी जेब में रखा और आगे कहा, यह तो पिछले 2 साल की बात है। इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है वहां पर। इतना कुछ होने के बाद भी आप यह कहना चाहते हो कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, मैंने वह जगह पूरी तरह से छोड़ दी है और अब वहां पर क्या होता है और क्या नहीं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कि मैंने मेरी माँ को वहां पर खो दिया है और तब से मैंने उस घर को छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वहां कभी नहीं गया। क्षितिज चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रहा था। वह एक पुलिस वाला था और पूछताछ के दौरान लोग इसी तरह की बातें करते थे। और कुछ पूछता उसके पहले ही दीनानाथ की पत्नी दोनों के लिए चाय लेकर आई। उसने चाय टेबल पर रखी और वह अंदर चली गई। क्षितिज ने देखा कि वह पलट पलट कर उनकी बातें सुन रही थी और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे। क्षितिज समझ रहा था कि दीनानाथ की पत्नी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन दीनानाथ की मौजूदगी में कुछ कह नहीं पा रही थी। वह कुछ और समय वहां रुका, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी मालूम नहीं पड़ी। फिर वह वहां से बाहर निकल गया। क्षितिज अपनी बाइक के पास गया और वहां जाकर उसने सिगरेट सुलगाकर पीना शुरू किया। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। तभी वहां पर दीनानाथ की पत्नी आई। उसे देखकर क्षितिज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पता था कि वह उसके पास जरूर आएगी और ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस घर के बारे में आपको कुछ बताना है। क्षितिज ने सिगरेट नीचे फेंकी और उसे जूते से मसलते हुए कहा, जी बिल्कुल, आपको क्या कहना है? आज से करीब 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं उसी घर में गई थी। वहां पर मुझे कुछ अजीब लगता था, क्योंकि सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कभी किसी को जाने नहीं दिया जाता था। वहां पर सिर्फ मेरे ससुर और उनके कुछ दोस्त ही जाते थे। मैंने कई बार देखा था कि मेरे ससुर उनके दोस्तों के साथ ऊपर जाते थे तो मेरी सास का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता था। मैंने उनको इसके बारे में कई बार पूछा भी था, लेकिन कभी उन्होंने नहीं बताया। एक बार मैं और मेरे पति मेरे मायके में थे, क्योंकि मैं गर्भवती थी। उस समय अचानक खबर आई कि मेरे ससुर की मौत हो गई।
मेरे पति तुरंत वापस आ गए और बच्चों का जन्म किसी भी समय हो सकता था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मेरे पति ने मुझे वहां आने से मना कर दिया और कुछ महीनों के बाद मुझे खबर मिली कि मेरी सास की भी मौत हो गई। मुझे नहीं पता चला कि वहां क्या हो रहा था, लेकिन उस तीसरे मंजिले में जरूर कुछ था। क्षितिज को समझ आ गया कि उन्हें उस बंगले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन उससे उसे यह जरूर पता चल गया कि इन सब के पीछे दीनानाथ के पिताजी का हाथ था। दीनानाथ उस बंगले के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे। वहां पर इतने सारे लोग गायब हो गए हैं, इसके बारे में आपको कुछ पता है? ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक बार मेरे पति ने शराब के नशे में कहा था कि वह डायन वहां रहती है, वह सबको मार डालेगी जो भी वहां जाएगा। दीनानाथ की पत्नी डरी हुई थी, इसलिए क्षितिज उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता था। क्षितिज ने उन्हें धन्यवाद किया और वह वापस अपने घर चली गई। क्षितिज ने सोच लिया कि दूसरे दिन वह दिन के समय उस बंगले 2 बजे में जाएंगे, ताकि बंगले को अच्छे से देख सके, और फिर एक बार रात के समय जाएंगे। इतना सोचकर क्षितिज अपने घर चला गया। दिन धीरे धीरे ढलने लग गया था और रात का अंधेरा चारों तरफ फैलने लग गया था। अदिति अभी भी बेहोश थी और सही समय देखकर अदिति की मां ने उसके हाथ में वह अभिमंत्रित धागा बांध दिया। जैसे ही उन्होंने अदिति के हाथ में वह धागा बांधा, अदिति का शरीर जोर जोर से हिलने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि अदिति को दौरा पड़ रहा है। उसका शरीर इस तरह से हिल रहा था कि उसके कारण उसका पूरा पलंग हिलने लग गया था और उसके हाथ से वह ड्रिप भी निकल गई, जिसे डॉक्टर ने शाम को लगाई थी। अदिति को ऐसे देखकर उसकी मां का मन घबरा गया और वह जोर जोर से मदद के लिए किसी को बुलाने लगी। उनकी आवाज सुनकर वहां पर 2 नर्स भागती हुई आईं। उन्होंने यह सब देखा और अदिति को संभालने की कोशिश की। तभी अदिति उठकर बैठ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मार डालूंगी तुझे। अदिति की आंखें एकदम सफेद हो गई थीं और उसके चेहरे पर नसें उभर कर बाहर आ गई थीं। उसका रंग एकदम काला हो गया था। उसका ऐसा रूप होते ही वार्ड की लाइट फ्लिकर करने लगी। एकदम से कमरे में तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। उन दोनों नर्स ने अदिति के हाथ पकड़ लिए, जबकि वे दोनों डरी हुई थीं। यह सब देखकर अदिति की मां एकदम से घबरा गई और उसने जल्दी से बाकी लोगों को आवाज दी। वे दोनों नर्स अदिति को संभाल नहीं पा रही थीं। तभी वहां पर वार्ड बॉय भी आ गए और सबने मिलकर अदिति को संभालने की कोशिश की और फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अदिति की मां यह सब देखकर डर रही थी और उसे अपनी बेटी की चिंता भी हो रही थी। डॉक्टर ने किसी तरह से उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया, लेकिन उसका रूप अभी भी बदला नहीं था। अदिति की मां को बाहर बिठा दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह फिर से उठी तो उन पर हमला कर सकती थी। बहन जी, माफ करना, लेकिन मुझे यह सब कुछ ऊपरी मामला लग रहा है। अदिति की मां बेंच पर बैठकर भगवान का नाम ले रही थी। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आकर उनसे बातें करने लगी। जब उन्होंने उस औरत की तरफ देखा तो वह करीब 70 साल की बुजुर्ग औरत थी, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। मैं कुछ समझी नहीं। एक बार किसी बड़े पंडित से बात करके देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी आत्मा का साया है। अदिति की मां परेशान थी और उसे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि अदिति उस बंगले में बेहोश मिली थी, जिसके अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। दूसरी तरफ आकाश सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज आई। आकाश ने उठकर देखा तो यह आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि कोई पैरों में पायल पहनकर भाग रहा है। उसके घर में उसकी मां के अलावा और कोई औरत नहीं थी और उसकी मां पायल नहीं पहनती थी। आकाश उठकर खड़ा हो गया और उसने यह जानने के लिए दरवाजा खोला कि बाहर कौन है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो वह फिर से उसी घर में पहुंच गया था, जहां पर वह पिछली रात में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर रात वह यहां कैसे आ जाता है, और जब वह उठता था तो वह वापस अपने घर पर होता था। इस वक्त भी उस घर में रात का समय था और वहां पर उसके सिवाय और कोई भी नहीं था। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो पिछली रात को आई थी। इस बार वह ध्यान से आवाज की दिशा में जाने लगा। उसने ध्यान से सुना तो यह आवाज ऊपर से आ रही थी। वह धीरे धीरे घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, वह आवाज और भी तेज होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस घर में वह अकेला नहीं है,
लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। तभी उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई भारी जूते पहनकर चल रहा है, और यह आवाज सुनकर वह एक जगह पर सिमट गया। उसने थोड़ी देर राह देखी, लेकिन कोई ऊपर नहीं आया, इसलिए वह फिर से उठा और आगे जाने लगा। तभी उसे लगा कि एक कमरे में दो लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। वह धीरे से उस कमरे के पास गया और उसने हल्के से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर देखा। उसने देखा कि अंदर एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे, जो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वह उन दोनों की पीठ ही देख पा रहा था, क्योंकि वे दोनों सामने लगी तस्वीर की तरफ देख रहे थे। आकाश ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वह एक फूलदान से टकरा गया और उसके कारण वह फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। उसके गिरने की आवाज से कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे, उन दोनों ने पीछे पलटकर देखा। आकाश ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उसे कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे, वे कोई और नहीं बल्कि वह खुद और वाणी थे। वे दोनों डरे हुए लग रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वह खुद तो वहां पर मौजूद था, फिर कमरे के अंदर कौन था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह उन दोनों की नजर में आना नहीं चाहता था, इसलिए वहां से तेजी से आगे भाग गया। वहां से आगे भाग रहा था कि वह किसी से टकरा गया। उसने देखा तो सामने एक आदमी था जिसने जीन्स पैंट पहना हुआ था और काले रंग का जैकेट पहना हुआ था। उस आदमी ने आकाश को पकड़ लिया और पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? आकाश ये देखकर डर गया, क्योंकि यहां पर तो कोई आता ही नहीं था। फिर यह आदमी कौन था? बताता क्यों नहीं? कौन है तू? आकाश ने उसको जोर से धक्का दिया और आगे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर चला गया। जब वह ऊपर गया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि नीचे के सारे फ्लोर साफ सुथरे लग रहे थे, लेकिन ऊपर का तीसरा मंजिला पूरी तरह से मिट्टी से घिरा हुआ था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कभी साफ सफाई नहीं होती है। आकाश यह सब कुछ देख ही रहा था कि फिर से उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आई। इस बार उसे कुछ आदमियों के हंसने की आवाज भी आ रही थी। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में गया तो उसने देखा कि वह आवाज एक कमरे के अंदर से आ रही थी। दरवाजे के पास जाकर उसने देखा तो अंदर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। कमरे के अंदर 4-5 आदमी मिलकर एक बिस्तर के पास निर्वस्त्र खड़े थे और हंस रहे थे। पलंग पर एक लड़की को बांधा गया था और उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरे कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक लाल रंग की लाइट चमक रही थी। उन आदमियों के कारण आकाश उस लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह लड़की रो रही थी और उसकी दबी हुई आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई है। तभी एक आदमी पलंग के ऊपर आ गया और वह उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। आकाश अभी भी ठीक से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह समझ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा था। वह लड़की चीखना चाह रही थी, लेकिन मुंह पर पट्टी बंधी होने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वेरी गुड और जोर से कम ऑन। जो लोग खड़े थे वे उस आदमी का हौसला बढ़ा रहे थे ताकि वह उसे और परेशान कर सके। आकाश यह सब कुछ ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह जल्दी से दरवाजे को धक्का मारकर अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, वह कमरा पूरा खाली था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उस कमरे में एक लड़की के साथ कुछ लोग गलत काम कर रहे थे और एक ही पल में वह सब कुछ गायब हो गया था। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां पर अभी भी लाल रंग की लाइट चमक रही थी। तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने ध्यान से वहां देखा तो उसे लगा कि वह कोई औरत है, क्योंकि उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। हेलो, क्या आप मुझे बता सकती हो कि यहाँ क्या हो रहा है? उसे ठीक से उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह लड़की उसे ही देख रही थी। आकाश उसे देख ही रहा था कि अचानक वह लड़की उसकी तरफ भागते हुए आई। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर काले रंग का है और उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। वह अपने लंबे नाखून आकाश की तरफ बढ़ाकर उसे मारने के लिए आ रही थी कि तभी आकाश चीखकर उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। वह सब कुछ सपने जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन वह अपनी जगह से ही उठा था। वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसके फोन की रिंग बजने लगी।
जिसे अचानक सुनकर वह डर गया। उसने फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा तो वहां पर सुभाष का नंबर दिखा रहा था। सुभाष का नंबर, लेकिन वह तो मिसिंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सुबह सुबह वापस आ गया है और घर आने के बाद उसे फोन कर रहा है। आकाश ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कान पर लगाया तो सामने से सुभाष की आवाज आई। आकाश, तू आज यहां आया था तो मुझे लेकर क्यों नहीं गया? मैंने तुझे यहां पर देखा था। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि सुभाष क्या कह रहा था। उसने फिर से एक बार नंबर देखा तो वह सच में सुभाष का ही नंबर था और आवाज भी उसी की थी। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहां आया था और तूने मुझे कहां देखा? अरे तू इस बंगले में क्यों आया था? कम से कम तुझे उसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। ऊपर से तू वहां से चला गया, एक बार उसकी मदद भी नहीं की। तू कहां से बात कर रहा है? वहीं मौत के बंगले से? ये लाइन कहते हुए उसकी आवाज एकदम से भारी हो गई थी और उसके बाद उसके गुस्से से हंसने की आवाज आने लगी। आकाश ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसकी स्क्रीन चालू थी, लेकिन वहां पर लिखे हुए अक्षर अजीब तरीके से हिल रहे थे। तभी अचानक फोन की स्क्रीन सफेद रंग में चमकने लगी। आकाश फोन की स्क्रीन को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है कि तभी उसमें सुभाष का चेहरा दिखाई दिया। वह उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। तूने उसकी मदद क्यों नहीं की? तू तो हमारा दोस्त है ना? सुभाष, क्या हुआ है तुझे? सुभाष उसे देखकर हंस रहा था कि अचानक फोन के अंदर से सुभाष का हाथ बाहर आने लगा। इसे देखकर आकाश ने फोन दूर फेंक दिया, लेकिन अभी भी सुभाष उसके अंदर से बाहर आ रहा था। वह उसे अजीब तरीके से देख रहा था और साथ में उसे कह रहा था कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। सुभाष, रुक जा। सुभाष फोन से निकलकर उसकी तरफ आने लगा और उसे देखकर आकाश पीछे खिसकने लगा। सुभाष ने दरवाजे के पास रखे हुए टेबल को एक हाथ में उठा लिया और उसने वह टेबल आकाश की तरफ जोर से फेंक दिया। टेबल आकाश की तरफ आ रहा था और यह देखकर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और जोर से चिल्लाने लगा, सुभाष! आकाश उठकर बैठ गया। यह भी उसका एक सपना था, उसका दूसरा सपना था, या फिर वह सपने में उठकर वापस सपना देख रहा था। उसने देखा तो टेबल अपनी जगह पर था और यह देखकर उसने राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि उसका फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, वहीं पर जहां उसने सपने में फेंका था। यह सब देखकर आकाश की रूह तक कांप गई। अभी अभी उसने जो देखा था वह सपना था, या फिर जो उसने पहले देखा वह सपना था, या फिर वह अभी भी सपने में था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। कुछ दिनों से न ठीक से सो पा रहा था और न ठीक से खा पा रहा था। पता ही नहीं चलता था कि वह कब सपना देख रहा है और कब जाग रहा है। कभी कभी उसे लगता था कि वह अभी भी सपने में है, तो कभी कभी लगता था कि कोई सपना था ही नहीं, वह सब हकीकत है। वह यह सब कुछ सोच रहा था कि उसे अलार्म की आवाज सुनाई दी। तभी उसकी आंख खुली और उसने देखा कि पूरे कमरे में उजाला फैला हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वह सो रहा था या उठकर बैठा हुआ था। उसने देखा तो उसका मोबाइल फोन उसके तकिए के पास ही रखा हुआ था। उसे और वाणी को उस बंगले के अंदर जाना था, इसलिए उसने सवेरे का अलार्म लगाया हुआ था ताकि वह जल्दी उठे और तैयारी कर ले। वह उठ तो गया, लेकिन उसका पूरा शरीर थका हुआ था। फिर भी उसे आज कुछ भी करके उस बंगले में जाना ही था। आकाश बेटा, तू ठीक है ना? तेरा वजन कम हो गया है और तेरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि तू सो भी नहीं रहा है। आकाश की मां ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ऐसे देखा जाए तो उसकी मां सही कह रही थी। आकाश ठीक से खा नहीं पा रहा था और नींद का तो उसकी आंखों में नामो निशान नहीं था। वह सोता था तो लगता था कि वह झगड़ा हुआ है, और जब उठता था तो लगता था कि वह सोया ही नहीं था। तभी बाहर से बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। आकाश समझ गया कि वाणी आ गई है। तभी वाणी दरवाजे से अंदर आई और उसने आकाश की मां की तरफ देखकर कहा, नमस्ते आंटी, मैं और आकाश सुभाष के घर जा रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं? आकाश की मां को वाणी की यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वह कभी भी इस तरह से परमिशन नहीं मांगती थी। चारों दोस्त इस तरह से रहते थे जैसे कि वह एक दूसरे के भाई बहन हों। कहीं पर भी जाने के लिए वह लोग पूछते नहीं थे, सिर्फ बताते थे, तुम लोग सच में सुभाष के घर ही जा रहे हो ना? एक मां की अंतरात्मा यह बता रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। आकाश ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया, खड़ा हो गया और उसने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, अच्छा मां, तो हम दोनों चलते हैं। आकाश और वाणी अभी आगे बढ़े ही थे कि आकाश की मां ने उन दोनों को रोकते हुए पूछा, क्या सच में तुम दोनों सुभाष के घर ही जा रहे हो ना? यह सवाल सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए कहा, माँ, वाणी ने बताया था कि उसके पिताजी ने पॉलिटिकल पावर से पुलिस को ढूंढने के लिए जोर दिया है, तो मैं एक बार जाकर देख आता हूँ। मुझे भी तो अपडेट मिलनी चाहिए ना कि सुभाष के बारे में क्या पता चला है। हर माँ की तरह आकाश की माँ भी उसकी बातों में आ गई और उसने उन दोनों को बाहर जाने दिया। उसके मन में हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन इसे अपना वहम समझकर वह अपना काम करने लग गई। लेकिन फिर भी उसकी माँ बार बार अपने आप ही अनजाने खतरे से घिरा हुआ महसूस कर पा रही थी। आकाश और वाणी इस वक्त उस कोठी के सामने खड़े थे और उसे खौफ भरी नजरों से देख रहे थे। वाणी आज पहली बार वहां जाने वाली थी, लेकिन आकाश न जाने कितनी बार यहां पर आ चुका था, कभी सच में तो कभी सपने में। दोनों ने एक लंबी सांस ली और अंदर की तरफ जाने लगे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई, रुको, तुम लोग कहां जा रहे हो? आवाज सुनकर दोनों रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो वहां पर वही भिखारी था जो आकाश को मंदिर में मिला था। आकाश को उसे देखकर गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और भिखारी के हाथ में देते हुए कहा, इसे लो और यहां से जाओ। उसके बाद आकाश ने वाणी की तरफ देखा और कहा, इसे छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। अंदर तुम्हारे लिए खतरा है। मैंने पहले भी कहा था कि उसने तुझे चुना है। अगर तू उसके हाथ लग गया तो कुछ भी हो सकता है। तुझे वो डरावने सपने याद नहीं है क्या जो तू रोज देखता है? यह बात सुनकर आकाश ने हैरानी से उस भिखारी की तरफ देखा। आकाश को इस तरह के सपने आ रहे हैं, यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। फिर उस भिखारी को कैसे पता चला? आकाश ने उसके पास जाकर पूछा, तुझे कैसे पता कि मैं कोई सपना देखता हूं और वह बहुत डरावना होता है? वाणी आकाश की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि आकाश ने उसे भी कुछ नहीं बताया था। भिखारी ने आकाश की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, तू पहला नहीं है। हर 4 साल के बाद वह किसी को चुनती है और फिर 29 फरवरी को उसे अपना गुलाम बनाती है। तुझसे पहले उसने मेरे दोस्त को चुना था। मैं वहां से भाग गया, लेकिन वह मुझे अभी भी दिखाई देती है। मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको देखे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना भाग सकता हूं, ना उसे हमेशा अपने पास देख सकता हूं। इतना कहते हुए भिखारी ने एक तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वह देखो, वह वहां पर खड़ी है। जहां पर भिखारी दिखा रहा था, वहां पर जब दोनों ने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन भिखारी उसे देखकर कहने लगा, मैं जब उसके नजदीक जाता हूं तो वह मुझसे दूर चली जाती है। मैं उसे कभी हाथ नहीं लगा पाता। कहते हुए वह पलों के जैसे आगे बढ़ता रहा और आगे जाकर वह किसी को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद वह खुद ही रोने लगता था। रोते हुए वह फिर से आगे जाता था और वैसे करते हुए ही वह वहां से चला गया। उस भिखारी के वहां से चले जाने के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर वाणी ने आकाश की तरफ देखा और पूछा, तूने मुझे बताया नहीं कि तुझे डरावनी सपने आते हैं? उसमें बताने जैसा क्या है? डरावने सपने हर किसी को आते हैं। वह सब छोड़ो, हमें अंदर जाना होगा, इससे पहले कि कोई और आ जाए। इतना कहकर आकाश बंगले के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे वाणी भी उसके अंदर चली गई। दोनों ने देखा कि बंगले के मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस दिन तो दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। मैं और आंटी जी आराम से अंदर चले गए थे, लेकिन हमें कुछ करना होगा, वरना अंदर नहीं जा पाएंगे। वाणी भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण नहीं जा पा रही थी। आकाश ने इधर उधर देखा, फिर वह वहां से थोड़ा बाहर आया। इस वक्त वाणी उस बंद दरवाजे के सामने अकेली खड़ी थी। तभी उसे अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। वाणी हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद है, फिर अंदर कौन है? वाणी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, क्या अंदर कोई है? जैसे ही वाणी ने आवाज लगाई, अंदर से आई हुई आवाज बंद हो गई। वाणी ने अपने आसपास देखा तो उसकी नजर एक खिड़की पर जाकर अटक गई। वह खिड़की के पास गई और उसने अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर देखने के लिए सिर्फ एक खिड़की थी, लेकिन वह थोड़ी ऊंचाई पर थी। वाणी ने इधर उधर देखा और 2-3 पत्थर जमा करके उनके ऊपर संभाल कर खड़ी हो गई। पत्थर हिल रहा था, लेकिन वाणी किसी तरह से संभाल कर खड़ी हो गई थी। उसने कांच के जरिए अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला था। कांच पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। उसने बाहर से उसे साफ किया और एकदम नजदीक से अंदर देखने की कोशिश करने लगी। तभी उसे घर के अंदर कांच में किसी का हाथ दिखा और यह देखकर वाणी घबरा गई और गिरने लगी। वह नीचे गिर पाती, इससे पहले ही आकाश ने उसे संभाल लिया। अरे, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं।
वह उसके अंदर आकाश ने अंदर देखा, लेकिन अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए उसने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, जल्दी चलो, अगर किसी ने देख लिया तो वह हमें जाने नहीं देगा। वाणी घबरा गई थी, लेकिन फिर भी आकाश के साथ सामने आ गई। आकाश अपने साथ 2-3 पत्थर लेकर आया था। उसने पत्थर से मारकर ताला तोड़ने का सोचा था। कुछ देर मेहनत करने के बाद ताला तो नहीं खुला, लेकिन कुंडी जरूर टूट गई। हालांकि उनका काम हो गया था। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। आकाश ने देखा कि वह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस दिन उसने और अदिति की मां ने देखा था। चारों तरफ सुंदर मूर्तियां और चित्र लगे हुए थे। पूरे घर में धूल की मोटी परत जमी हुई थी और बंद कमरे की सीलन भरी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। हर जगह मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। इतने बड़े घर में हम सुभाष को कहां ढूंढेंगे? वाणी ने इतने बड़े घर को देखते हुए पूछा। वह पूरा घर 3 मंजिला का था और देखकर लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे कमरे होंगे। अगर सब में अच्छे से देखने जाएंगे तो उनका पूरा दिन वहीं लग जाने वाला था और उनका समय पर घर पहुंचना भी जरूरी था। चलो शुरुआत कर लेते हैं। वह दोनों एक कमरे से शुरुआत करने लगे। उन्हें सिर्फ नीचे ही ढूंढने में 2 घंटे लग गए और फिर थक कर वाणी ने ऊपर चलने के लिए कहा। दोनों ऊपर चले गए। बंगले के बाहर एक और बाइक आकर रुकी, जिसमें से इंस्पेक्टर क्षितिज उतरा। उन्होंने जीन्स पैंट और काला जैकेट पहना हुआ था और वह वर्दी में नहीं था। उसने बंगले को ध्यान से देखा और खुद से कहा, सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। अब बंगले के अंदर जाकर ही कुछ समझ में आएगा। सब डरपोक हैं यहां पर साले। एक भी मेरे साथ इधर चलने के लिए राजी नहीं हुआ। कोई बात नहीं बच्चों, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा ना, तब सिर्फ ताली बजाने के लिए मेरा साथ देना। इतना कहकर क्षितिज अंदर आया। जब उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है, तो उसे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया कि यहां पर चुपचाप गैरकानूनी काम हो रहा है। अपने भारी जूते के साथ क्षितिज घर के अंदर चला गया। अभी वह अंदर गया ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे लेकर छुप गया है, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि पहली मंजिल पर कोई है, इसलिए वह तुरंत ऊपर की तरफ चला गया। पूरा घर खाली था, वहां पर कोई नहीं था। चारों तरफ उसके भारी जूते की आवाज गूंज रही थी। क्षितिज ने ऊपर जाकर सारे कमरे खोलकर देखे, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ आकाश और वाणी सब कमरे चेक करते हुए एक कमरे में आकर रुक गए, क्योंकि उस कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। यह उसी लड़की की थी जिसे आकाश ने उस दिन देखा था, जो उसे पानी दे रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह तस्वीर उसी लड़की की थी। तुम्हें पूरा भरोसा है कि यह वही लड़की है? तुमने तो कहा था कि वह तुम्हारा भ्रम था। आकाश ने सब चेक करते हुए ही वाणी को सब कुछ बता दिया था। उसने सिर्फ यह नहीं बताया था कि उसने सपने में क्या देखा था। वह नहीं चाहता था कि वाणी उसका मजाक उड़ाए और उसे डरपोक कहकर बुलाए। मैं मानता हूं कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसके नैन नक्श दिख रहे थे। इस लड़की ने भी अपना चेहरा ढका हुआ है। वह दोनों उस तस्वीर के बारे में बात कर ही रहे थे कि वाणी को लगा कि कोई उन लोगों को छुपकर देख रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए वह चुपचाप तस्वीर को देखने लगी। तभी उन्हें कमरे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वह दोनों वहां पर अकेले थे। तो फिर यह आवाज कहां से आई? आकाश, मैंने कमरे के बाहर किसी को देखा था। लगता है हमारे अलावा भी यहां पर कोई और है। कहीं सुभाष तो नहीं है? आकाश के यह सवाल पूछने के बाद कुछ देर के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दोनों जल्दी से दरवाजे के पास गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पर सच में एक छिनाई मिट्टी का गमला नीचे गिरा हुआ था और टुकड़ों में बंट गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। गमला गिरकर टूट गया था, इसका मतलब यह था कि वहां पर कोई तो था। इसलिए वह दोनों अलग अलग होकर सुभाष को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्षितिज दूसरी मंजिल पर किसी को ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक वह किसी से टकरा गए। क्षितिज ने देखा कि उनके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और वह बहुत परेशान लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह नींद में से उठकर यहां पर आ गया है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि उसे कहां जाना है और क्या करना है। कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? क्षितिज ने देखा कि वह लड़का क्षितिज को डरी हुई नजरों से देख रहा है और किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। वह पूरे घर को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे खुद नहीं पता कि वह यहां कैसे आया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो क्षितिज ने फिर से पूछा, बताता क्यों नहीं? कौन है तू? क्षितिज ने उसको पकड़ लिया, लेकिन उस लड़के ने क्षितिज को जोर से धक्का दे दिया।
क्षितिज को इस बात का अंदाजा नहीं था और उसके अचानक धक्का देने से वह नीचे गिर गया। उसके नए कपड़ों में मिट्टी लग गई थी, इसलिए उसने गुस्से में मिट्टी को साफ किया और जैसे ही सामने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने कोई भी नहीं था। ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। क्षितिज उस लड़के को चारों तरफ देख ही रहा था कि उसे किसी के चलने की आवाज आई। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में गया तो उसने उस लड़के को एक कमरे के अंदर जाते हुए देखा। उस लड़के को देखकर क्षितिज जल्दी से उसके पास गया। वह लड़का कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा था और जब उसे वह नहीं मिला तो वह बाहर ही निकल रहा था कि क्षितिज ने उसे पकड़ लिया। मैंने तुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा और तुम मुझे धक्का देकर भाग गया। अब बता, कौन है तू और यहां क्या कर रहा है? वह लड़का कोई और नहीं, आकाश था और वह क्षितिज को अपने सामने देखकर हैरान था, क्योंकि यह तो वही आदमी था जो उसे सपने में मिला था। उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, वही जीन्स पैंट और वही काला जैकेट, ये वही आदमी था। आप तो मुझे कल मिले थे ना, आप अभी तक यहीं पर हैं? क्षितिज को उसके बाद बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह तो कल यहां आया ही नहीं था। फिर वह ऐसा क्यों कह रहा था? वह एक पुलिस वाला था और मुजरिम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता था। इसलिए उसने उसे सख्ती से पूछा, अबे घोंचू, मैं कल यहां क्यों आऊंगा? मैंने अभी तुझे यहां पर देखा था, लेकिन उस वक्त तूने नाइट ड्रेस पहना था। तुम जरूर कपड़े बदलकर यहां से भागना चाहता होगा। चल बता, बाकी के लोग कहां हैं? क्षितिज को ऐसी बातें बोलते हुए देखकर अब आकाश को कुछ समझ आ रहा था। उसे याद आया कि उसने खुद को और वाणी को इस कमरे में देखा था और उसके धक्के से ही वह गमला टूटा था। उसके सिर में दर्द होने लगा था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा था। मैं सिर्फ मेरे दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूं। मेरा कोई गेम नहीं है और ना ही मैं कोई क्रिमिनल हूं। आकाश उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्षितिज कुछ समझने के लिए राजी नहीं था। उसने अपने पास रखी हुई हथकड़ी आकाश के हाथ में डाली और उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगा। आकाश उसे समझाने में लगा हुआ था। वह यह भी भूल गया था कि वह यहां पर वाणी के साथ आया था। क्षितिज को पूरा भरोसा था कि आकाश इन सब के पीछे है, इसलिए वह उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वाणी इन सब से अनजान थी और वह दूसरी तरफ के कमरे चेक कर रही थी। वह घर इतना बड़ा था कि अगर दूसरी तरफ कोई चला जाए तो उसे आगे क्या चल रहा है उसे पता भी ना चले। वह एक के बाद एक सारे कमरे चेक कर रही थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वह एक कमरा खोलकर देख रही थी कि तभी इस आवाज से उसके हाथ वहीं रुक गए। यह आवाज किसी लड़की की थी और उसे पता था कि वहां पर वह और आकाश दो ही लोग हैं। फिर यह लड़की की आवाज कहां से आई? क्या कोई यहां पर है? उसने पीछे पलट कर देखा और आवाज की दिशा में जाने लगी। उसने ध्यान से सुना तो यह आवाज ऊपर से आ रही थी। वह इस वक्त पहली मंजिल में थी, इसलिए वह दूसरी मंजिल में चली गई। उसे पता भी नहीं चला कि समय कितना आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दोपहर का समय हो गया था। चारों तरफ उजाला था, इसलिए वह बिना डरे सब कमरे चेक कर रही थी। यह आकाश कहां रह गया है? उसे फोन करके देखती हूं। कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। परेशान होकर उसने फोन वापस रख दिया और आगे चलने लगी। वह आगे जा ही रही थी कि उसे एक कमरे में से किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज आई। पहले तो वह इसे भ्रम समझ रही थी, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो इस बार आवाज सुनकर वाणी उस कमरे में चली गई। उस कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। वाणी को हैरानी हुई कि इस घर में उन दोनों के अलावा भी कोई है, और वह भी एक लड़की। वह लड़की खिड़की की तरफ देखकर खड़ी थी और उसकी पीठ वाणी की तरफ थी। उस लड़की ने सलवार कमीज पहनी हुई थी और उसका दुपट्टा कमर तक खुला हुआ था और हवा में लहरा रहा था। एक्सक्यूज मी, वाणी ने उसको आवाज दी, लेकिन वह लड़की वैसे ही खड़ी रही। वाणी ने देखा कि उस लड़की का दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, साथ में उसके बाल भी हवा में उड़ रहे थे, लेकिन खिड़की बंद थी और हवा आने की कोई जगह नहीं थी। यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वाणी ने कहा, क्या आप इस बंगले में रहती हैं? मैं मेरे दोस्त को ढूंढ रही हूं। उसका नाम सुभाष है। क्या आपने उसे देखा है? वाणी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी उस लड़की ने अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा दी। उसका शरीर वैसे ही था, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। यह देखकर वाणी जोर से चीखी और वहां से भागने के लिए जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जिसकी तस्वीर उसने और आकाश ने देखी थी।
वाणी समझ रही थी कि यह लड़की भी यहां पर फंसी हुई है या फिर इस घर की कोई सदस्य होगी जो यहां पर आई है। वाणी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसको कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चलो यहां से, वह चुड़ैल हम दोनों को मार डालेगी। इतना कहकर वाणी उसका हाथ पकड़कर आगे भागने लगी। वह उस भयानक औरत का चेहरा देखकर इतनी डर गई थी कि उसने पीछे पलटकर देखा भी नहीं और आगे की तरफ भागती रही। पहले उसने देखा तो उस लड़की का हाथ अभी भी उसके हाथ में था, इसलिए वह आगे भागने लगी। सीढ़ियों के पास पहुंची तो फिर से उसने उस लड़की के हाथ की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कुछ देर पहले तक उसका हाथ गोरा और मुलायम था, लेकिन अभी वह पूरी तरह से काला हो गया था और उसके नाखून एक उंगली जितने लंबे और नुकीले हो गए थे। यह देखकर वह अपनी जगह पर ही रुक गई और उसने डरते हुए पीछे की तरफ देखा। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके साथ औरत नहीं थी, लेकिन उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में था। वह औरत शायद अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उसका हाथ सीढ़ियों तक वाणी के साथ साथ पहुंच गया था। वाणी ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने वाणी को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके नाखून उसकी चमड़ी को छू रहे थे और वहां से कट होकर खून भी निकलने लग गया था। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वाणी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, कुछ ऐसे जैसे वह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके नाखून उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। तभी उसकी नजर सामने गई, जहां पर वह औरत तेजी के साथ उसके नजदीक आ रही थी। वह पलक झपकते उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे अपनी इतनी करीब देखकर वाणी डर गई और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर और घुटने में चोट लग गई थी और सिर से तो खून भी निकलने लग गया था। उसने सामने देखा तो वही औरत हवा में तैरती हुई उसके नजदीक आ रही थी। कुछ देर पहले तक सुंदर दिखने वाली वह औरत अब बहुत भयानक लग रही थी। ये वही औरत थी जिसे उसने उस कमरे में देखा था, जिसने अपनी गर्दन पूरी तरह से पीछे कर ली थी। तू मुझसे मेरे बाबूजी को छीनना चाहती है? वाणी को समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत क्या कह रही है। एक तो वह डरी हुई थी और ऊपर से सिर पर चोट लगने के कारण उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उसके कान में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। मुझे यहां से जाने दो। मुझे यहां लाया गया था और तड़पाया गया था। मेरे शरीर के साथ मेरी पवित्रता को भी भंग किया गया था। मैं किसी को यहां शांति से नहीं रहने दूंगी। अब यह मेरी जगह है, बुलबुल की जगह। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज से जैसे पूरा घर हिल रहा था। वाणी अपनी जगह से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने देखा कि जहां पर अब तक सुंदर चित्र बने हुए थे, वहां पर अलग अलग लड़कियां और लड़के बंद थे। उसने एक चित्र में सुभाष और दूसरे चित्र में अदिति को भी देखा। वह सब लोग वहां से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन वह लोग उस चित्र के अंदर बंद होकर रह गए थे। अब तक जो सुंदर मूर्तियां थीं, वह अब किसी खतरनाक पुरुषों में बदल गए थे। वह लोग धीरे धीरे वाणी के नजदीक आने लगे। वाणी पहले से ही घायल थी, इसलिए खुद का बचाव भी नहीं कर पा रही थी। वह सब वाणी को उठाकर ऊपर लेकर चले गए, जहां पर उन्होंने उसको बिस्तर में बांध दिया। वाणी की चीख पूरे घर में गूंज रही थी और इन सब की परवाह किए बिना वह सब आदमी उसके कपड़े फाड़ने लगे। वाणी उन सब से बार बार खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन वह लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि उनको यही करने का आदेश मिला हो। वाणी ने देखा कि कमरे के कोने में वही औरत ही सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता, तब तक मैं सबके साथ यही करूंगी जो इस घर में आएगा। वाणी जोर जोर से चिल्ला रही थी, इसलिए एक आदमी ने उसके मुंह में कपड़ा बांध दिया। अब वाणी चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी बिस्तर के ऊपर आ गया और उसे देखकर वाणी डरने लगी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह आदमी वाणी के साथ गलत हरकतें कर रहा था और दूसरे लोग उसे और उकसा रहे थे। दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और उसे यह भी पता था कि इस आदमी के बाद बाकी के लोग भी उसके साथ वही करेंगे। तभी उसे जोर से दरवाजा खोलने की आवाज आई और उसने आखिरी बार आकाश को अंदर आते हुए देखा, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। आकाश तो पुलिस स्टेशन में बंद था, तो फिर अंदर आया वह कौन था? आखिर इस घर में क्या हो रहा था? वह औरत बुलबुल के साथ क्या हुआ था और वह बाकी लोगों के साथ भी यह सब क्यों कर रही थी?
क्या आकाश अपने दोस्तों को बचा पाएगा? बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।